नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे सियासत की उन गलियों में जहां से लगातार कुछ न कुछ अपडेट, कुछ न कुछ हलचल लगातार देखने और सुनने को मिल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की पेशकश की। सियासी गलियारे में आज सबसे पहले बात करेंगे एसईटी की। जी हां, एसईटी की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाने को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है और निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि जब जांच रिपोर्ट किसी ने नहीं देखी तो फिर सवाल क्यों और कैसे उठ रहे हैं। ये जो रिपोर्ट अभी किसी ने देखी नहीं है, उसके बारे में ये विपक्ष के नेता विदाउट नोइंग, बिना एक भी अक्षर पढ़े ये कमेंट कर रहे हैं, तो इनकी कितनी समझ है उसका आप अंदाजा लगा लो। कांग्रेस के आरोप पर विज का बयान, एसईटी की जांच रिपोर्ट पर भी सवाल। शराब घोटाले को लेकर सरकार पर हमलावर रही कांग्रेस ने एसईटी की जांच रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सवाल करते हुए कहा कि शराब घोटाले की जांच में भी घोटाला। कांग्रेस के इसी सवाल पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जब एसईटी की रिपोर्ट किसी ने देखी ही नहीं तो फिर कांग्रेस सवाल कैसे उठा सकती है। ये लीजिए, सुनिए। देखिए, जो रिपोर्ट अभी किसी ने देखी नहीं है, उसके बारे में ये विपक्ष के नेता विदाउट नोइंग, बिना एक भी अक्षर पढ़े ये कमेंट कर रहे हैं, तो इनकी कितनी समझ है उसका आप अंदाजा लगा लो। दरअसल करीब 3 महीने पहले हुए शराब घोटाले में सख्ती से जांच शुरू हुई तो एक पुलिस अधिकारी ने तो खुद ही थाने में सरेंडर कर दिया था। एसईटी ने 2 महीने जांच पड़ताल करने के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार कर गृह मंत्रालय को सौंपी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने एसीएस होम यानी अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन को स्टडी के लिए रिपोर्ट दे दी। यानी अभी जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए तो विज ने कहा कि रिपोर्ट आउट भी नहीं की गई और बिना अध्ययन की रिपोर्ट पर सवाल उठाना गलत है। जब अभी हमने आउट ही नहीं की, किसी को पता ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ, और आप कमेंट कर रहे हो, तो आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का भी अपना एक अलग नियम कायदा है। नियम कायदा ये कि ना कोई नियम और ना कोई कायदा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। इधर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दावे और वायदों का दौर लगातार चल रहा है। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। चुनाव सामने हो और वादे या दावे ना हो, ऐसा असंभव लगता है। जनता के दिल में बसने की बात हो और जनता के सामने सजने की बात हो तो कोई भी दल पीछे नहीं दिखता। होड़ होती है आगे चलने की, आगे निकलने की। धरती दंगल की हो या ना हो, लेकिन साधा फिर भी उसी क्षेत्र को जाता है जहां चुनाव होता है। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला पहुंचे तो सिरसा थे, लेकिन जुबान पर था बड़ौदा उपचुनाव। उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। क्या हालात लग रहे हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर? 100% चुनाव जीतेंगे जी, लिख लो, हम चुनाव जीतेंगे। तो क्या हालात लग रहे हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर? 100% चुनाव जीतेंगे जी, लिख लो, हम चुनाव जीतेंगे। रणजीत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में पारदर्शिता से चल रहे कार्यों को लेकर जनता खुश है। इतना ही नहीं,
उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस देश में भी और प्रदेश में भी खत्म होने के कगार पर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेनापति खुद अपनी फौज काट रहे हैं। इतना ही नहीं, रणजीत चौटाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जिसके कुछ बस का है ही नहीं। वो अपनी ही पार्टी को एक ऐसा सेनापति है जो अपनी ही फौज को काटने में लग रहा है। कभी शरद पवार को वार करा, फिर ममता बनर्जी को वार करा, फिर सिंधिया को वार करे, फिर सचिन पायलट को वार करा। हर आदमी कांग्रेस छोड़ता जा रहा है, कोई आदमी रहा ही नहीं। और जगन रेड्डी चले गए, उनके वो कहते हैं ना, ही विल फॉल विद हिज ओन एक्शन। उनके अपने एक्शन से सब खत्म होता जा रहा है। ये चुनावी दंगल है, यहाँ पर हर दांव दूसरे दलों के हाव भाव देख करके बदल जाते हैं। हालांकि दंगल तो बड़ौदा में होना है, जिसकी अभी तक ना तो तस्वीर साफ है, ना तारीख तय। लेकिन संशय बहुत ज्यादा है, क्योंकि सभी दलों की जीत पर दावेदारी भी है, ऊपर से जंगी उम्मीदवारी भी है। वादों की झड़ी है, सभी को विकास की पड़ी है। खड़ी है दीवार सामने मतदाताओं की, क्योंकि दंगल में जीत के नहीं, वर्चस्व की लड़ाई है। किसी को पहली बार जीत की आस है, तो किसी को अपनी सीट बचाने की तलाश है। विश्वास है सबको अपनी फतह का, लेकिन बड़ौदा खुद ही तय करेगा बॉस, बड़ौदा की राजनीतिक कलह का। जनता टीवी के लिए सिरसा से नंद सेठी की रिपोर्ट। जी हाँ, सब कुछ तय करना है बड़ौदा के मतदाताओं को, लेकिन इस तय करने की परीक्षा से पहले जो सिलेबस तैयार राजनीतिक दलों की तरफ से किया जाता है, वो अपने चरम पर है। इधर महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी बड़ौदा उपचुनाव में किसी उम्मीदवार का समर्थन करने की बात कह रहे हैं। जनता टीवी से खास बातचीत में उन्होंने ये ऐलान किया। आखिर वो उम्मीदवार कौन है जिसकी बात बलराज कुंडू कर रहे हैं, देखिए। बड़ौदा उपचुनाव में कूदेंगे कुंडू, बड़ौदा का समीकरण बिगाड़ेंगे कुंडू। क्या समीकरण बिगाड़ेंगे बलराज कुंडू? बड़ौदा उपचुनाव का मुकाबला दिन प्रतिदिन रोचक होता जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ अलग अलग दल ही दम भर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब एक ऐसे नेता ने भी दंगल में कूदने का ऐलान कर दिया है जो खुद विधायक हैं। दरअसल महम से विधायक बलराज कुंडू ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा कि वो एक ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो बीजेपी को हराने में सक्षम होगा। कुंडू साहब, अगर मान लो इस तरीके का पंचायती उम्मीदवार पे कोई मजबूत उम्मीदवार पे सहमति नहीं बनती है, तो फिर कांग्रेस का या फिर इंडियन नेशनल लोकदल का कोई उम्मीदवार होगा, अगर वो सबका साझा उम्मीदवार अगर आपको नजर आए तो आप उनके सपोर्ट करेंगे, यानी बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार की सपोर्ट नहीं करेंगे? देखिए, मेरा जो मैंने आपको बड़ा क्लियर कट बताया है, मेरा उद्देश्य खट्टर साहब के भाजपा कैंडिडेट, क्योंकि ये सबकी भाजपा नहीं है बची हुई हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा प्रदेश में जिस भाजपा में मैं शामिल हुआ था आज से 6.5 साल पहले, 7 साल पहले, अब वो भाजपा नहीं है। आज प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से मनोहर लाल खट्टर भाजपा है। उस मनोहर लाल खट्टर भाजपा का जो भी उम्मीदवार होगा उसको धूल चटाना, उसकी जमानत जब्त करवाना पहली प्राथमिकता रहेगी मेरी। किस उम्मीदवार का होगा समर्थन? किस पर दांव लगाएंगे कुंडू? किस निर्दलीय का समर्थन करेंगे कुंडू? बलराज कुंडू ने तो यह भी साफ कर दिया कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो बीजेपी को मात देने में सक्षम हो, लेकिन ये साफ नहीं किया कि वो दांव लगाएंगे किस पर। उन्होंने ये भी साफ कहा कि वो ऐसा कोई फैसला बड़ौदा उपचुनाव के उम्मीदवार को लेकर नहीं करेंगे जिसका फायदा बीजेपी को हो। महम से 2019 में एक पंचायती तौर पर आप उम्मीदवार मैदान में उतर कर आए थे, क्या इसी तरीके से कोई फैसला बड़ौदा के उपचुनाव को लेकर भी करेंगे? देखिए, हालात को देखते हुए मेरा पहला उद्देश्य है और पहला टारगेट ये होगा कि खट्टर भाजपा सरकार के उम्मीदवार की जमानत जब्त करना। और वो मैं अपना ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे खट्टर भाजपा के उम्मीदवार को कोई बेनिफिट मिले। उसी को मद्देनजर रखते हुए लोगों से चर्चा करके अगर लोग इस बात के लिए तैयार होंगे कि हमारा जो एक पंचायती उम्मीदवार जिसको मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, अगर ऐसा उम्मीदवार अगर उसको हराने में सक्षम होगा तो निश्चित रूप से ये निर्णय भी लिया जाएगा। बलराज कुंडू ने बीजेपी ज्वाइन करने से लेकर छोड़ने तक की बातों का जिक्र करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहली डिमांड मैंने उनको, मुख्यमंत्री दोबारा जब ये बने और मैं एज ए विधायक आया, तो सबसे पहली डिमांड आज से 9 महीने पहले उनको दे के आया था।
और उसका मैं 4 बार रिमाइंडर भी दे चुका हूँ। आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो वो आपको उसमें मिलेंगे, मैं कितनी बार रिमाइंडर दिए हैं, मेरे पेज पे मिलेंगे। वो महम का कॉलेज याद नहीं आया उनको, क्योंकि वहाँ अभी चुनाव नहीं है। वो आज जो कॉलेज की जिसकी बात कर रहे हैं, जो इतने दिनों की डिमांड है एक विधायक ने, उस टाइम तो मैं वैसे भी उनको मैंने समर्थन दे रखा था, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सारी बातें उनकी कथनी और करने के फर्क को दर्शाती हैं। चुनाव में हर फैसला कोई ना कोई रणनीति तय करता है और समीकरण भी बदलता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो किसी निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि हाल ही में एक गांव में हुई खाप पंचायत के दौरान उन्होंने लोगों से वादा किया था कि पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर जनता अपने बीच से किसी को भी उपचुनाव में उतारेगी तो वो उसी का समर्थन करेंगे। पहले संकेत और अब सीधे तौर पर बयान दूध का दूध और पानी का पानी तो नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर जता रहे हैं कि समर्थन किसी निर्दलीय का ही हो सकता है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। सियासी गलियारे में अब बात करते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिस शर्त पर हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन चलिए अब आपको सियासी गलियारे में हकीकत से रूबरू कराते हैं। 9 महीनों के बाद दोनों दलों के किन कॉमन मुद्दों पर बात हुई और किस पर फैसला लिया गया। बीजेपी और जेजेपी के कौन से कॉमन वादे पूरे? कब बनेगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? 9 महीने बाद कितने वादे हुए पूरे? दो दलों के गठबंधन के साथ 2019 में हरियाणा की सरकार बनी तो इसमें कुछ शर्त भी रखी गई। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की शर्त पर प्रदेश की सरकार का गठन हुआ, लेकिन दोनों दलों के घोषणा पत्र में ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर बात बन चुकी, जिसे धरातल पर उतारकर फैसला लेकर लागू किया जा चुका? दोनों दलों के घोषणा पत्र को खंगालें तो सबसे प्रमुख मुद्दा है स्थानीय युवाओं को नौकरी में 75% आरक्षण का वादा, जो कि पूरा हो चुका है। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने के वायदे में भी 250 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। यानी 9 महीने में महज 2 ऐसे मुद्दे मिले जिस पर काम किया गया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर अगली बैठक कब? 9 महीने में गठित कमेटियों की सिर्फ 2 बैठक ही क्यों? बशर्ते चल रही, बशर्ते बनी सरकार। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की शर्त पर जिस आसानी से सरकार बनी, उस तरह वायदे पूरे होते दिख नहीं रहे, क्योंकि एक तो 9 महीनों में सिर्फ 2 बैठक और उसमें से भी पहली मीटिंग बेनतीजा। चलिए अब ये देखिए जिस पर बीजेपी और जेजेपी दोनों का स्टैंड अलग अलग है। जेजेपी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, तो बीजेपी कहती है कि पहले वो कर्ज माफी कर चुकी है, दोबारा कर्ज माफी मुश्किल होगी। जेजेपी ने बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए करने की बात कही थी, तो बीजेपी ने महंगाई के मुताबिक बुजुर्ग पेंशन का वादा किया था। इसके अलावा जेजेपी ने शिक्षित युवाओं को नौकरी न मिलने तक 11,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का वादा किया, तो बीजेपी ने कहा कि सक्षम योजना के तहत युवाओं को रोजगार देकर पैसे देने की बात। जेजेपी ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का वादा किया था, तो बीजेपी का ये कोई एजेंडा नहीं था। इसके अलावा जेजेपी ने पंजाब के समान वेतनमान देने का वादा किया, तो बीजेपी ने पहले भी वेतनमान का वादा पूरा नहीं किया था। और जेजेपी कर्मचारियों को नियमित करने के पक्ष में है, तो बीजेपी सेवा सुरक्षा देने के हक में। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए गठित की गई दोनों दलों की कमेटियों की पहली बैठक 28 नवंबर 2019 को हुई, तो दूसरी मीटिंग करीब 2 महीने के बाद यानी कि 23 जनवरी 2020 को कमेटी के अध्यक्ष अनिल विज की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 35 बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कहा गया कि इन बिंदुओं की जानकारी सीएम और डिप्टी सीएम को दी जाएगी, लेकिन 23 जनवरी के बाद और लॉकडाउन होने से पहले इन महीनों में भी कोई बात नहीं हुई। और जब से अनलॉक शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक भी कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हो पाई। सरकार गठन के 9 महीने के बाद भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कितनी बात हुई, कितने फैसले हुए, कितनी बैठकें हुई, वो सब आपके सामने हैं। जनता को आस तो होगी शायद कि गठबंधन सरकार अपने वायदे पूरे करेगी, लेकिन क्या लोगों की आशाओं पर गठबंधन की सरकार खरा उतर पाएगी या फिर उनकी आशाओं पर यूं ही पानी फिर जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं इसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मसले पर हमारे संवाददाता पवन सिवर ने निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू से खास बातचीत की और यही सवाल पूछा।
का और जेजेपी का गठबंधन जब हुआ था नतीजे आने के बाद, तो ये कहा गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो हमने तैयार किया है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अब हम आगे सरकार मिलकर काम करेगी, लोगों के हित में काम करेगी। कोई आपको लगता है अभी 8-9 महीने कार्यकाल में कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कुछ विकास हरियाणा में डेवलपमेंट या कोई घोषणा पूरी हो रही हो? बिल्कुल है ना। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो इनका एजेंडा था, बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन मिलनी उनके घर पे शुरू हो गई है। सारे प्रदेश में हर विधानसभा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हैं, उसमें 75% युवाओं को रोजगार मिल गए हैं और जितने लंबी लंबी इनके प्रोग्राम थे वो सारे लागू हो गए ना। लोगों से पूछ के आइए आप, और उस बात का इनको जो ना इनाम इस बड़ौदा चुनाव में मिलने वाला है। मामले में अदालत में एक मामला था जिसपे हाल ही में फैसला जो है वो आया है। अवमानना का मामला जो है वो पूर्व राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और आपके बीच में जो जिस तरीके का विवाद है उसको लेकर था। उस मामले में क्या कहेंगे, कोर्ट से आपको आपके पक्ष को राहत मिली है सर? देखिए, मनीष ग्रोवर से मेरा कोई व्यक्तिगत जो है ना मनमुटाव नहीं है। मेरा जो मनमुटाव है वो उसके अपने शासनकाल में जो भ्रष्टाचार उन्होंने जो लूट मचाई है, उस लूट के खिलाफ मेरी आवाज़ है, जिसको मैंने उठाया, विधानसभा में रखा और उसके खिलाफ जो उन्होंने एक झूठा बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो यहाँ पे क्लीन चिट दी गई है, मैं उस मेरे सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो गए हैं और बहुत जल्द मैं उसको लेकर उस भ्रष्टाचार के बड़े उन मुद्दों को लेकर मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ और मैं कोर्ट में उसकी वो याचिका दायर कर रहा हूँ। धन्यवाद कुंडू साहब। थैंक यू। ये जो है वो महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू हमारे साथ थे, जिन्होंने बड़ौदा उपचुनाव हो या फिर मनीष ग्रोवर के साथ उनका जो मामला कोर्ट में था, अवमानना का मामला, उस पे हो, तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है। कुंडू ने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव में उनका एक ही मकसद है, हरियाणा में खट्टर यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जो भाजपा का जेजेपी का जो उम्मीदवार मैदान में उतरेगा उसको चुनाव में हराना है और बड़ौदा उपचुनाव में उसी को लेकर अपनी रणनीति बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। अब ऐसे में हरियाणा की सियासत में एक सवाल सबके जहन में है कि मानसून सत्र का आगाज कब से होगा, मानसून सत्र की तारीख कब सामने आएगी। इसी मसले पर हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को बुलाने के मसले पर हमारे संवाददाता पवन सिंह ने स्पीकर साहब यानी कि ज्ञानचंद गुप्ता जी से खास बातचीत की है, सुनिए। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर क्या तैयारी है सर? चूंकि आप इस बार कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन रख रहे हैं, तो क्या तैयारी है सर आपकी? नहीं, देखिए, हमने ये कोरोना काल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हमारा सत्र अच्छे ढंग से संपन्न हो। हर जो लेजिस्लेटर है वो मास्क पहन करके आए। यहाँ जो हमारा विधानसभा का परिसर है वो पूरी तरह से सैनिटाइज हो और जो हमारी फाइलें वगैरह हैं वो सैनिटाइज होकर के ही लोगों के पास जो पेपर्स जाएं, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था हमने की है और सिटिंग प्लान जो है वो हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। इस बार एक चीज़ जो नहीं होगी वो है कि जो विजिटर्स आते थे, पब्लिक जो गैलरी है, विजिटर गैलरी है, वो अब की बार नहीं होगी। उनके स्थान पर हमने अपने विधायकों को वहाँ पर बैठाने का अरेंजमेंट किया है। और विधायकों की तरफ से कोई सवाल वगैरह आने शुरू हो गए हैं क्या सर? क्योंकि तैयारी लगभग जो है वो आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, उसी कड़ी में कोई सवाल भी आ रहे हैं क्या सर? हाँ, बिल्कुल, लगभग 200 सवाल जो हमारे पास अभी तक आ चुके हैं। अभी समय है क्योंकि 15 दिन पहले तक वो क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इसके बाद भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी तक 200 क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या प्रस्तावित कोई है सर कि आप कब तक सेशन को लेकर तैयार हैं या सरकार के पास सरकार ने कोई प्रस्ताव? जब भी सरकार कहेगी उसी समय हम सत्र बनाने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, तो विधानसभा तैयार है, स्पीकर साहब तैयार हैं, पूरी तैयारियां कर ली हैं। सरकार जब चाहेगी तब विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। तो आज के सियासी गलियारे में अभी के लिए बस इतना ही। कल कुछ और अहम सियासत की खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।